दोस्तों, आज हम लोग जनरल नॉलेज के टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। ये सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा पूर्ण होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिएगा और कितने प्रश्नों का आप सही जवाब दीजिएगा ये कमेंट में बताइएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस ब्राह्मण ग्रंथ में जो है पत्नी को पति का आधा भाग बताया गया है। तो किस ब्राह्मण ग्रंथ में पत्नी को पति का आधा भाग बताया गया है, तो वह है शतपथ ब्राह्मण में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। देखिए, शतपथ ब्राह्मण में जो है पत्नी को पति की अर्धांगिनी बताया गया है। ठीक है, किस ब्राह्मण ग्रंथ में जो है पत्नी को पति की अर्धांगिनी बताया गया है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में। अगला प्रश्न को देखेंगे कि घुटनों के बल बैठकर मैंने रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिले, ये कथन महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान कहा था। तो घुटनों के बल बैठकर मैंने रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिले, ये कथन महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के समय कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। देखिए, दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, दांडी मार्च की बात की जाए तो इसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। इस यात्रा की शुरुआत अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से हुई थी। तत्पश्चात दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। इस यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि दांडी मार्च की यात्रा कब शुरू हुई थी, तो 12 मार्च 1930 से हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न को देखेंगे कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्रता के समय जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष जो है JB कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। देखिए, जीवंत राम भगवान दास, JB कृपलानी का जो पूरा नाम है वो जीवंत राम भगवान दास कृपलानी है। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कृपलानी एक दार्शनिक, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणविद और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे कि गौतम बुद्ध का एकमात्र पुत्र का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध का एकमात्र पुत्र का नाम जो था वो राहुल था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। देखिए, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम जो यशोधरा था। अब गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम पूछ लिया जाए तो इसका नाम हो जाएगा यशोधरा। ठीक है, और इसका एकमात्र पुत्र राहुल था, जिसका जन्म 534 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे कि प्राकृत भाषा की व्याकरण प्राकृत प्रकाश की रचना किसने की थी। तो प्राकृत भाषा की व्याकरण प्राकृत प्रकाश की रचना जो है वो बरू ऋषि ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, प्राकृत भाषा की व्याकरण प्राकृत प्रकाश की रचना वरु ऋषि ने की थी। इसकी तिथि अभी तक अज्ञात है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे कि 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने कराया था। तो 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन जो है वह प्रवर्षण प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन जो है प्रवर्षण प्रथम ने करवाया था। चलिए इसकी नोट्स को देख लेते हैं कि प्रवर्षण प्रथम जो है वाकटक वंश का राजा था। अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम किस वंश के संबंधित थे, तो वो वाकटक वंश से संबंधित थे। वाकटक दक्षिण भारत में राज्य करने वाला एक ब्राह्मण राजवंश था। वह किस राज्य से संबंधित थे, तो वह दक्षिण भारत थे। ठीक है, जिसने 3वीं शताब्दी में 5वीं शताब्दी तक राज्य किया। इस वंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने की थी। वाकटक वंश की स्थापना किसने की थी, तो विंध्य शक्ति ने की थी। ये राजा गुप्त राजाओं के समकालीन थे। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली, ठीक है, मैकॉन लिमिटेड रांची। देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली में है, ये बात सही है। और मैकॉन लिमिटेड रांची में, ये भी है सही है। हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कलकत्ता, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जो है ये भी कलकत्ता में स्थित है। पेरो स्किप निगम लिमिटेड बोकारो, ये गलत हो जाएगा। पेरो स्किप निगम लिमिटेड जो है ये छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोकारो। ठीक है, करेक्ट आंसर देखिए डी हो जाएगा। पेरो स्किप निगम लिमिटेड बोकारो में नहीं है। ठीक है, पेरो स्किप निगम लिमिटेड जो है छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे कि कौन सा देश आर्थिक मंदी से सबसे कम प्रभावित हुआ है। तो कौन सा देश है जो आर्थिक मंदी से सबसे कम प्रभावित हुआ है, तो वह है फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। देखिए, वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान फ्रांस की अर्थव्यवस्था तुलनात्मक रूप से स्थिर रही थी और इसका प्रभाव न्यूनतम रहा। यूरोप में फ्रांस का वित्तीय तंत्र मजबूत था, जिससे यह अन्य देशों की तुलना में मंदी से कम प्रभावित हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस धातु के उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। तो किस धातु के उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है, तो है ऑप्शन नंबर डी माइका। माइका के उत्पादन में भारत जो है विश्व में पहले स्थान पर है। भारत में माइका के 60% भंडार जो है वो केवल झारखंड में पाए जाते हैं। अगर बात की जाए कि माइका भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, योद्धियों का प्रमुख स्थान कहाँ है। तो योद्धियों का प्रमुख स्थान कहाँ है, तो वह है रोहतक में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। योद्धियों का प्रमुख स्थान हरियाणा का रोहतक था। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि योद्धियों का प्रमुख स्थान कहाँ था, तो हरियाणा का रोहतक था। कार्तिकेय योद्धियों का प्रमुख देवता था। अगला प्रश्न देखेंगे कि अफ्रीका के विभाजन के समय किन देश का हिस्सा सबसे बड़ा था। तो अफ्रीका के विभाजन के समय जो है इंग्लैंड का जो है हिस्सा सबसे बड़ा था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। देखिए, 1884 से 85 के बर्लिन सम्मेलन के बाद इंग्लैंड ने अफ्रीका के शाब्दिक उपनिवेश प्राप्त किए। इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया और केन्या ब्रिटेन के नियंत्रण में आए। यह स्कैम्बर फोर अफ्रीका अवधि के दौरान सबसे बड़ा उपनिवेशिक शासक बना कौन, तो इंग्लैंड बना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एंग्लिकनवाद किस देश का मुख्य धर्म है। तो एंग्लिकनवाद किस देश का मुख्य धर्म है,
तो है इंग्लैंड का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। एंग्लिकवाद जो है इंग्लैंड का मुख्य धर्म है। एंग्लिकवाद इंग्लैंड का मुख्य धर्म है, जिसे चर्च ऑफ इंग्लैंड भी कहा जाता है। एंग्लिकनवाद को चर्च ऑफ इंग्लैंड भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में हेनरी अष्टम के द्वारा की गई थी। इंग्लैंड के अलावा इसकी शाखाएं जो है कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अन्य पूर्व ब्रिटिश औपनिवेशिक में भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे कि किताब ए रहला की रचना किसने की थी। अगर बात की जाए किताब ए रहला की रचना तो ये इब्न बतूता ने की थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। किताब ए रहला की रचना इब्न बतूता ने की थी। उसने इसमें अपनी यात्रा का वृत्तांत लिखा। गौरतलब है कि इब्न बतूता एक मोरक्को का यात्री था। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, तो मोरक्को का यात्री था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, और उसने 8 साल तक दिल्ली में काजी के पद पर भी कार्य किया। अगला प्रश्न है कि तुर्गो कौन थे। ये तुर्गो कौन थे, तो तुर्गो एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक थे, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। तुर्गो जो है फ्रांस के एक प्रमुख अर्थशास्त्री और वित्त मंत्री थे। तुर्गो जो है एक प्रमुख अर्थशास्त्री और फ्रांस के वित्त मंत्री थे। वे फिजियोक्रेट स्कूल के सदस्य भी थे, सुधारवादी विचारों के लिए प्रसिद्ध थे। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे कि कनिकर व युरवा जनजाति भारत के किस हिस्से में पाई जाती है। तो कनिकर व युरवा जनजाति जो है भारत के दक्षिण भारत में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए कनिकर जनजाति मुख्य रूप से केरल में निवास करती है। कनिकर जनजाति की बात की जाए वो सबसे ज़्यादा जो है केरल में निवास करती है, जबकि युरवा जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है। अगला प्रश्न है कि जोंगसोंग चोटी किस राज्य में स्थित है। तो जोंगसोंग चोटी जो है वह सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। देखिए जोंगसोंग पर्वत की ऊंचाई 7,462 मीटर है। जोंगसोंग पर्वत की ऊंचाई कितनी हो, तो 7,462 मीटर है। यह विश्व का 57वां सबसे ऊंचा पर्वत है। अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व का 57वां सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो वह है जोंगसोंग पर्वत, जो कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न कि 1830 से 1848 में यूरोप की क्रांतियाँ किससे प्रभावित थी। 1830 से 1848 में जो यूरोप की क्रांतियाँ फ्रांस की क्रांति से संबंधित थी, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए 1830 से 1848 की इटली, जर्मनी, यूनान हो गया, पोलैंड, हॉलैंड आदि देशों की क्रांतियाँ जो है फ्रांस की 1789 की क्रांति से प्रेरित थी, जिसने यूरोप में स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल किया था। अगला प्रश्न है कि पीने के पानी में क्या मिलने से ब्लैकफुट बीमारी हो सकती है। तो पीने के पानी में जो है आर्सेनिक मिलने से ब्लैकफुट की बीमारी हो सकती है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। जबकि कैडमियम की बात की जाए तो इससे इटाई रोग होता है। कैडमियम से जो है इटाई रोग होता है। अगला प्रश्न देखिए पीने इसके नोट्स को देख लेते हैं कि पीने के पानी में आर्सेनिक की मात्रा मिलने पर ब्लैकफुट बीमारी हो जाती है, जिसे आर्सेनोसिस भी कहा जाता है। कैडमियम की जहर से जो है इटाई बीमारी हो सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा बंदरगाह सार्वजनिक कंपनी थी। तो भारत का कौन सा बंदरगाह है जो सार्वजनिक कंपनी थी, तो है एन्नोर बंदरगाह, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। देखिए एन्नोर बंदरगाह की स्थापना जो है 2001 में की गई थी। अब प्रश्न पूछ लिया जाए कि एन्नोर बंदरगाह की स्थापना कब हुई थी, तो 2001 में हुई थी। यह तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किस जर्मन राज्य में किया गया था। तो जर्मनी के एकीकरण जो है का नेतृत्व जो है वह प्रसा में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, प्रसा। देखिए प्रसा के चांसलर ओटो वन बिस्मार्क के नेतृत्व में 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो प्रसा के चांसलर कौन थे, तो ओटो वन बिस्मार्क थे, जिसके नेतृत्व में जो 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था, जिसमें जर्मन साम्राज्य की स्थापना हुई। देखिए अगला प्रश्न है युंग थुंग मेंग हुई की स्थापना सनायत सिंह से कब की। तो थुंग मेंग हुई की स्थापना जो है सनायत सिंह से 1905 में की गई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। देखिए थुंग मेंग हुई संगठन की स्थापना जो है सनायत सेन ने 1905 में टोक्यो में की थी। ठीक है, टोक्यो में की थी, जो चीन की क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न देखेंगे कि राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस युद्ध के विजय के बाद बनवाया था। तो राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय जो है वो सारंगपुर के युद्ध के बाद बनाया था, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, सारंगपुर का युद्ध। ठीक है, देखिए सारंगपुर के युद्ध विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, जो 37 मीटर ऊंचा है। इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने मोहम्मद खिजली के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय की स्मारक के रूप में 1442 से 1449 के बीच बनवाई थी। अगला प्रश्न देखिए क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर भारत के सबसे छोटे राज्य कौन से। ठीक है, क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर भारत के सबसे छोटे राज्य हो जाएगा गोवा और सिक्किम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। देखिए गोवा का कुल क्षेत्रफल जो है 3702 वर्ग किलोमीटर है, यह सबसे छोटा। ठीक है, गोवा का क्षेत्रफल जो 3702 वर्ग किलोमीटर है, जबकि सिक्किम जो है कुल जनसंख्या 6,10,577 है। अगला प्रश्न है कि द्वितीय महाद्वीप कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था। तो द्वितीय महाद्वीप कांग्रेस का अधिवेशन जो है वह 10 मई 1775 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। द्वितीय महाद्वीप कांग्रेस का अधिवेशन 10 मई 1775 को फिलाडेल्फिया में हुआ, जिसमें अमेरिकी स्वतंत्रता के प्रयास तेज हुए।
अगला प्रश्न है कि चिड़िया लोक खदान कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है। तो चिड़िया लोक खदान कॉम्प्लेक्स जो है झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। देखिए, चिड़िया झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है। यह चिड़िया लोक खदान भारत की सबसे बड़ी लो अयस्क खदान है। चिड़िया खदान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर 2000 मिलियन टन का लो अयस्क भंडार मौजूद है। इस खदान में भारतीय स्टील प्राधिकरण द्वारा काम किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे टॉप 25 जीके के प्रश्न। कितने प्रश्नों का आपने सही सही जवाब दिया है, ये कमेंट बताइएगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।